Assalamualaikum. In this video we are going to discuss upper limb clinicals. ठीक है, अपर लिम के सारे क्लिनिकल्स आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम्स में आ चुके हैं, उनका भी मैं आपको साथ साथ बता दूंगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले है बोन्स के क्लिनिकल्स. तो अपर लिम की बोन्स में क्लैविकल, स्कैपुला, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना और जो हमारे पास ये सारी बोन्स हैं, इन सब के पहले हम मेजर क्लिनिकल्स देखेंगे. तो सबसे पहले क्लैविकल का है क्लीडोक्रेनियल डिसोस्टोसिस. डिसोस्टोसिस कहते हैं बोन फॉर्मेशन ठीक से ना होना. क्लीडो वर्ड यूज़ होता है फॉर क्लैविकल और क्रेनियल मीन्स क्रेनियम. ठीक है, यानी इसमें क्रेनियम और जो क्लैविकल है, इनकी बोन फॉर्मेशन सही से नहीं होती. इट इज़ अ बर्थ डिफेक्ट that mostly affects the bones and teeth. The clavicles may be congenitally absent. उनकी absent भी हो सकती है या वो imperfectly develop भी हो सकते हैं, which allows the shoulders to droop or to be brought close together in front of the chest. इसकी बिल्कुल एक पिक्चर बनी हुई है बीडी के अंदर. तो उसके अंदर बिल्कुल एक पर्सन ने अपने दोनों शोल्डर्स को इतना करीब कर लिया जो कि हम नॉर्मल पीपल नहीं कर सकते, बिकॉज बीच में क्लैविकल आ रही होती है. तो जिनकी क्लैविकल नहीं सही होती या होती ही नहीं है, तो वो लोग इस तरह से कर सकते हैं, शोल्डर्स ड्रूप कर जाते हैं उनके. ठीक है, उसके बाद क्लैविकल के फ्रैक्चर्स हैं. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फ्रैक्चर्स में बात है वो ये है कि क्लैविकल का मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर किस पॉइंट पे होता है. तो जहाँ पर उसका मीडियल 1/3, ठीक है, तो जहाँ पर उसके मीडियल और लेटरल थर्ड्स का जंक्शन होता है, वो उसका वीकेस्ट पॉइंट है जहाँ से वो मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर होती है. और जब ये फ्रैक्चर हो जाए तो ये कम्प्लीटली कभी भी ज्वाइन नहीं हो सकती, क्योंकि हमें इसको इसकी जो बैंडेज करने के लिए, ठीक है, ये सही से कभी भी हील नहीं होती, कभी भी ज्वाइन नहीं होती, बिकॉज इसकी बैंडेज करने के लिए प्रॉपर सपोर्ट नहीं होती. ठीक है, तो ये इसका जो है वो फ्रैक्चर से रिलेटेड क्लिनिकल था. ठीक है, उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट द स्केफॉइड स्कैपुला. ठीक है, स्केफॉइड स्कैपुला होती है, अभी आगे भी आएगी. इट इज़ अ डेवलपमेंटल एनॉमली इन विच सर्जिकल मीडियल बॉर्डर जो होता है ना स्कैपुला का, वो थोड़ा सा कनकेव होता है. इस कंडीशन को हम स्केफॉइड स्कैपुला कहते हैं. ठीक है, अच्छा, जो स्केफॉइड स्कैपुला है, इसकी अपीयरेंस कुछ इस तरह से होती है कि पीछे एक बिल्कुल नोक की तरह की ना शोल्डर रीजन में जहाँ पर स्कैपुला प्रेजेंट होती है, एक बिल्कुल कोना सा निकल आता है. तो इट इज़ नोन एज स्केफॉइड स्कैपुला. उसके बाद है ह्यूमरस के फ्रैक्चर में मोस्ट कॉमन साइट क्या है? नेक है, शैफ्ट है और सुप्राकॉन्डाइलर रीजन है. ये याद करने की जरूरत नहीं है. इसमें याद करने वाली बात यह है कि इसके कौन कौन से पार्ट के डैमेज में कौन कौन सी नर्व्स डैमेज हो सकती हैं. ठीक है, तो सर्जिकल नेक के पास एक्सिलरी नर्व होती है, रेडियल ग्रूव से रेडियल नर्व क्रॉस करी होती है. डिस्टल एंड ऑफ ह्यूमरस पर मीडियन नर्व्स के रिलेशन में आती है और मीडियल एपिकॉन्डाइल के बिल्कुल पीछे हमारे पास अल्नर नर्व प्रेजेंट होती है. तो अगर आपके पास सिनेरियो आ जाए और इन चारों पार्ट्स में से किसी पार्ट का नाम लिखा हो कि इनका फ्रैक्चर हो गया है, तो आपने बताना है कि आपने उसमें बताना है कि कौन सी नर्व डैमेज हुई है. तो आपको पता होना चाहिए कि किस पार्ट के साथ किस नर्व का रिलेशन है. उसके बाद है सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर, जो कि ह्यूमरस का सुप्राकॉन्डाइल से बिल्कुल ऊपर वाला पोर्शन है. सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर इज कॉमन इन यंग एज. इट इज प्रोड्यूस बाय अ फॉल ऑन द आउटस्ट्रेच्ड हैंड. ठीक है, जब आपका हाथ यानी जो बिल्कुल आउटवर्ड स्ट्रेच हुआ हो, उस कंडीशन में होता है, यानी रिस्ट जॉइंट जो है वो आपके पास एक्सटेंड हुआ हो completely. The lower fragment is mostly displaced backward so that the elbow is unduly prominent. ठीक है, पीछे का जो लोअर फ्रेगमेंट है ह्यूमरस का, वो पीछे की तरफ पुश हो जाता है, जिसकी वजह से एल्बो जो है वो प्रोमिनेंट, क्योंकि हड्डी वहाँ पूरी आ जाती है, तो इस वजह से वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है. दिस फ्रैक्चर में कॉज इंजरी टू द मीडियन नर्व, क्योंकि लोअर पार्ट पर हमारे पास मीडियन नर्व रिलेशन में आ रही होती है, और ये वोलनेंस इस्कीमिक कॉन्ट्रैक्चर भी कॉज कर देता है. वो क्यों होता है? वो होता है ब्रेकियल आर्टरी, क्योंकि यहाँ पर MBBR आपने पढ़ा है, क्यूबिटल फोसा के कंटेंट्स होते हैं. तो अगर ब्रेकियल आर्टरी यहाँ पर डैमेज हो गई है, तो आपके पास जो फोर आर्म और हैंड में ब्लड सप्लाई जा रही है, वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगी. और हैंड में ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ होने की वजह से एक स्पेसिफिक मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल का अजीब सा स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसे हम वॉल्मन्स इस्कीमिक कॉन्ट्रैक्चर कहते हैं. उसके बाद है द 3 बोनी पॉइंट्स ऑफ नॉर्मल एल्बो फॉर्म द इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ फ्लेक्स्ड एल्बो एंड आर इन वन लाइन इन एक्सटेंडेड एल्बो. यानी हमारे पास 3 बोनी पॉइंट्स हैं एक नॉर्मल एल्बो में. अगर आप अपने पूरी आर्म को फ्लेक्स करें, तो आपको एक मीडियल एपिकॉन्डाइल की एलिवेशन फील होगी, एक पीछे अल्ना की पार्ट है जो एल्बो में फील होता है, और मीडियली अगर देखें तो मीडियल एपिकॉन्डाइल फील होता है, और ये तीनों इन लाइन होते हैं एक्सटेंडेड एल्बो में. ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट लिखा हुआ है द ह्यूमरस हैज़ अ पुअर ब्लड सप्लाई एट द जंक्शन. अब ये पार्ट है कि जहाँ पर इसकी ब्लड सप्लाई पुअर है, जहाँ पर इसका अपर और मिडल थर्ड का जंक्शन है. ठीक है, इस साइड पर जब फ्रैक्चर हो जाए तो वो देर से हील होगा, क्योंकि जो चीज़ बेस्ट हील होती है वो उन ऑर्गन्स में ज़्यादा होती है जहाँ पर ब्लड सप्लाई अबंडेंट होती है. तो यहाँ पर ये बात होगी.
ठीक है। यहाँ पर एक और पॉइंट लिखा हुआ है, द हेड ऑफ ह्यूमरस कॉमनली डिसलोकेट्स इन्फीरियरली, क्योंकि आपने पढ़ा है शोल्डर जॉइंट जो है हर तरफ से सपोर्ट होती है उसको, हर तरफ से लिगामेंट्स होते हैं, बट इन्फीरियरली वो डेफिशिएंट होता है, कोई लिगामेंट नहीं होता। तो दैट्स वाई हेड ऑफ ह्यूमरस जब डिसलोकेट होता है तो वो मोस्टली इन्फीरियरली ही होता है। ये एमसीक्यू आता है, ठीक है। उसके बाद रेडियस के फ्रैक्चर्स पर आ जाएं, तो रेडियस में हमारे पास दो तरह के फ्रैक्चर्स होते हैं, कूलीज फ्रैक्चर एंड स्मिथ्स फ्रैक्चर। ये भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है। अगर वो रेडियस अपने लोअर एंड से 2 सेंटीमीटर ऊपर डैमेज होती है, ठीक है, तो उसको हम कूलीज फ्रैक्चर कहते हैं। अच्छा, इन दोनों की एक स्पेसिफिक एनाटमी होती है, वो क्या है? एक तो ये फ्रैक्चर हो क्यों रहा है कूलीज फ्रैक्चर, ये आउटस्ट्रेच हैंड पर अगर आप फॉल किए हैं तो ये तब होता है, ठीक है। और इसमें हमारे पास डिस्टल फ्रेगमेंट इज डिस्प्लेस्ड अपवर्ड, यानी इसका मतलब क्या है कि ये अगर मेरे पास रेडियस है पूरी और इसके आफ्टर फ्रैक्चर दो पार्ट्स हो गए हैं लोअर पार्ट पर क्योंकि ये डैमेज हुआ है, तो जो डिस्टल वाला फ्रेगमेंट है वो अपवर्ड मूव कर जाएगा और ये वाला नीचे मूव कर जाएगा। तो ये हमारे पास होगा कूलीज फ्रैक्चर, ठीक है। और इसमें क्या है कि रेडियल स्टाइलॉइड प्रोसेस कम्स टू लाई प्रॉक्सिमल टू द अल्नर स्टाइलॉइड प्रोसेस, और ये अल्नर स्टाइलॉइड प्रोसेस से भी पहले आ जाएगी इसका स्टाइलॉइड प्रोसेस। नॉर्मली अल्नर का स्टाइलॉइड प्रोसेस पहले आ रहा होता है, रेडियस का बाद में आता है। अगर आप अपने हैंड में भी देखें तो जो आपको मीडियल साइड पर एक एलिवेशन सी फील होती है ऑन द डॉर्सम ऑफ हैंड, दैट इज अल्नर स्टाइलॉइड प्रोसेस। तो वो प्रॉक्सिमल होता है एज कम्पेयर टू द रेडियल स्टाइलॉइड प्रोसेस विच इज प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड, बट इन केस ऑफ फ्रैक्चर कूलीज फ्रैक्चर में वो आपके पास अल्नर स्टाइलॉइड प्रोसेस से प्रॉक्सिमल आ जाता है, ठीक है। उसके बाद है स्मिथ्स फ्रैक्चर में क्या होता है, इट नॉर्मली लाइज डिस्टल टू अर्नल स्टाइलॉइड प्रोसेस। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया। स्मिथ्स फ्रैक्चर में डिस्टल फ्रेगमेंट जो है वो एंटीरियरली डिस्प्लेस हो जाता है, ठीक है, एंड इट इज़ कॉल्ड स्मिथ्स फ्रैक्चर। इसमें भी मैंने आपको बता दिया है, अगर ये एंटीरियरली डिस्प्लेस होगा, ठीक है, तो हम इसको स्मिथ्स फ्रैक्चर कहते हैं। उसके बाद पुल्ड एल्बो एक टर्म है, सडन पावरफुल जर्क ऑन द हैंड ऑफ अ चाइल्ड में डिसलॉज द हेड ऑफ रेडियस। अच्छा, पुल्ड एल्बो होती है जब आप छोटे बच्चों को उठाने लगते हैं तो उन्हें हैंड से कभी भी पकड़ कर नहीं उठाना चाहिए, पूरे शोल्डर रीजन से पकड़ कर उठाना चाहिए, क्योंकि जब आप उसे हैंड से उठाएंगे तो हेड ऑफ रेडियस डिसलॉज हो सकती है फ्रॉम द ह्यूमरस। क्यों? क्योंकि अभी लिगामेंट्स और अभी सारे टेंडन जो हैं वो वीक हैं छोटे बच्चों में, दैट्स वाई वहाँ पर डिसलोकेट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। दिस इज नोन एज सबलक्सेशन ऑफ हेड ऑफ रेडियस, इसको हम पुल्ड एल्बो भी कहते हैं। द हेड कैन नॉर्मली बी फेल्ट इन अ होलो बिहाइंड द लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस, और वो जो हेड जब निकल जाता है तो आप उस हेड को बिहाइंड लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस फील भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है स्केफॉइड के फ्रैक्चर्स। स्केफॉइड आपकी कार्पल बोन्स की में से एक बोन है, ठीक है, और ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली फ्रैक्चर्ड कार्पल बोन है। बाकी सारी कार्पल बोन बहुत कम फ्रैक्चर होती हैं, ये सबसे ज़्यादा होती है अगर कार्पल बोन्स का फ्रैक्चर हो तो। इट ऑफन रिजल्ट फ्रॉम अ फॉल ऑन द पाम व्हेन द हैंड इज एबडक्टेड, ठीक है, ये कंडीशन बता दी है। और उसके बाद है ऑन पैल्पेशन पेन इज प्रोड्यूस्ड इन द एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स ऑन द लेटरल साइड ऑफ द रिस्ट स्पेशली ड्यूरिंग डोर्सीफ्लेक्शन एंड एबडक्शन ऑफ हैंड, यानी अगर इसका फ्रैक्चर होता है तो आप बिकॉज हमारे पास जो एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स है उसके बेस में हमारे पास स्केफॉइड भी आ रही होती है, तो जब आपको स्केफॉइड फ्रैक्चर होता है तो पेन एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स वाले एरिया में फील होती है, ठीक है। यही बात यहाँ पर जो है वो इंपॉर्टेंट लिखी हुई थी, बाकी आप स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद अल्ना के फ्रैक्चर्स में आ जाएँ तो वो कह रहे हैं कि अल्ना का फ्रैक्चर अकेले भी हो सकता है, शाफ्ट ऑफ अल्ना का, और जब रेडियस का फ्रैक्चर हो सकता है कंबाइन भी हो सकता है इन दोनों का। क्रॉस यूनियन बिटवीन रेडियस एंड अल्ना मस्ट बी प्रिवेंटेड टू प्रिजर्व प्रोनेशन एंड सुपिनेशन ऑफ हैंड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि समटाइम्स दोनों का इकट्ठा फ्रैक्चर हुआ ड्यू टू क्रश इंजरी और वट, ठीक है। जब दोनों का इकट्ठा फ्रैक्चर होगा तो आपको पता है बोन्स जब फ्रैक्चर होती हैं तो वो बिल्कुल सीधी सीधी नहीं रहती, जो ये वाली है ये इधर चली जाएगी, ये वाली इधर आ जाएगी। तो हो सकता है कि अल्ना का प्रॉक्सिमल पार्ट रेडियस के डिस्टल पार्ट से फ्यूज़ कर जाए और रेडियस का जो प्रॉक्सिमल पार्ट है वो अल्ना के डिस्टल पार्ट के साथ फ्यूज़ कर जाए। तो ये क्रॉस यूनियन जब हो जाएगी तो क्या होगा कि जो प्रोनेशन और सुपिनेशन का फंक्शन है वो लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए एज सुन एज पॉसिबल जो आर्म फोर आर्म की इंजरी है, फ्रैक्चर है कोई, उसको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए ताकि वो बोन्स को उनकी एक्यूरेट पोजीशन पर ओपन रिडक्शन के मेथड के ज़रिए से लेकर आए या क्लोज रिडक्शन के मेथड से, ठीक है, बोन्स को अपनी पोजीशन पर लेकर आए और देन उसको प्लास्टर कर दें ताकि वो अपनी एग्जैक्ट लोकेशन पर हील हो, ठीक है। उसके बाद द डिसलोकेशन ऑफ द एल्बो इज प्रोड्यूस्ड बाय फॉल ऑन द आउटस्ट्रेच हैंड, ये भी हमने पुल्ड एल्बो में भी बात की थी, ठीक है। द ओलिक्रिनोन शेप्स posteriorly एंड द elbow is fixed in a slight flexion, ये आपको आगे करने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। उसके बाद है फ्रैक्चर ऑफ ऑलिक्रिनोन। ऑलिक्रिनोन प्रोसेस का फ्रैक्चर हो सकता है, और ये क्यों होता है? जब आप फॉल करें ऑन द पॉइंट ऑफ एल्बो, बिल्कुल एल्बो की नोक पे जब आप जाकर फॉल करते हैं और वहाँ का फ्रैक्चर हो, तो वो ऑलिक्रिनोन प्रोसेस का होता है, बिकॉज हमारे एल्बो की जो नोक होती है वो ऑलिक्रिनोन प्रोसेस बना रहा होता है। उसके बाद है फ्रैक्चर ऑफ द कोरोनॉइड प्रोसेस इज अनकॉमन एंड यूजुअली कंपनीज डिसलोकेशन ऑफ द एल्बो। उसके बाद है मेडलंग्स डिफॉर्मिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। इट इज़ द डॉर्सल सबलक्सेशन ऑफ द लोअर एंड ऑफ अल्ना ड्यू टू रिटार्डेड ग्रोथ ऑफ द लोअर एंड ऑफ रेडियस। इसमें क्या होता है कि रेडियस का जो लोअर एंड है वो ग्रो नहीं कर पाता, और वो जाकर जॉइंट नहीं बनाता विद द कार्पल बोन्स। अब होता क्या है कि जो इसकी वजह से अल्ना तो नॉर्मल ग्रो कर रही है, ठीक है, तो अल्ना जो है वो डिस्प्लेस हो जाती है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से। अ, जिस इस डिस्प्लेसमेंट को हम मेडलंग्स डिफॉर्मिटी कह रहे होते हैं, ठीक है। देन वी हैव बेनेट्स फ्रैक्चर, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। बेनेट्स फ्रैक्चर क्या है? अ फ्रैक्चर ऑफ द बेस ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल, यानी पहली मेटाकार्पल जो है उसकी बेस पर जो फ्रैक्चर होता है, जो कि थंब की बेस बन रही है, ठीक है, इसको हम बेनेट्स फ्रैक्चर कहते हैं। इट इन्वॉल्व्स द इंटीरियर पार्ट ऑफ बेस एंड इट्स कॉज्ड बाय अ फोर्स अलोंग इट्स एक्सिस। इट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट। ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है या वाइवा में पूछा जाता है। अगर आप इसको इसके बारे में इतना भी पता है ना कि ये थंब में होता है, फर्स्ट मेटाकार्पल की बेस में होता है, दैट्स इनफ, ठीक है। उसके बाद है द थंब इज फोर्स्ड इनटू अ सेमी फ्लेक्स पोजीशन एंड कैन नॉट बी अपोज्ड, यानी थंब को आप बाकी फिंगर्स को, ओपोजिशन का मूवमेंट आपको पता है, थंब से बाकी फिंगर्स की टिप्स को टच करना, ठीक है, तो जब ये डैमेज होगी तो आप ओपोजिशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है, और वो सेमी फ्लेक्स पोजीशन में रह जाएगा थंब, और आप फिस्ट भी क्लेंच नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए भी थंब को पूरा जो है वो बंद होना पड़ता है, ठीक है। सो दैट्स अबाउट बेनेट्स फ्रैक्चर। एग्जाम में जब ये पूछा जाता है तो ये तो एमसीक्यू में आता है, और वाइवा में, और टीचर्स को पता होता है कि इतने सारे क्लिनिकल्स हैं, उसमें आपको सबकी एग्जैक्ट डिटेल याद नहीं रहेगी, इसलिए वो मेन पॉइंट्स पर फोकस करते हैं। आपको एग्जैक्ट एनाटमी पता होनी चाहिए कि किस जगह का है ये, ठीक है, और इसमें बेसिक बातें कि हो क्या रहा है। उसके बाद है जॉइंट्स के क्लिनिकल, जॉइंट्स ऑफ अपर लिम, ठीक है, जॉइंट्स के क्लिनिकल इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसमें काफ़ी सारे जॉइंट्स हैं लेकिन जो इंपॉर्टेंट है हम जस्ट उस पर फोकस करेंगे, ठीक है। वैसे आपने जॉइंट्स जो करने हैं अपर लिम में, शोल्डर जॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्बो जॉइंट इंपॉर्टेंट है, रिस्ट जॉइंट इंपॉर्टेंट है। आप ये तीनों जॉइंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एससीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है कि स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट और शोल्डर जॉइंट, ये हमारे पास जो है वो क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। द शोल्डर जॉइंट इज मोर प्रोन टू डिसलोकेशन देन एनी अदर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट हमारे पास सबसे ज़्यादा डिसलोकेशन प्रोन होता है, बिकॉज इसमें हमारे पास इन्फीरियरली कोई लिगामेंट नहीं है जिसको प्रोटेक्ट करा है, और मोस्ट कॉमनली ये डिसलोकेट भी इन्फीरियरली होता है, जैसे मैंने आपको बताया है, हेड ऑफ ह्यूमरस डिस्प्लेस हो जाता है इन्फीरियरली, ठीक है। और ऐसा क्यों है कि ये डिसलोकेशन के लिए मोस्ट प्रोन है? क्यों? क्योंकि कैप्सूल इसका फ्लेक्सिबल है, डिसप्रोपोर्शनेट एरिया है आर्टिकुलर सर्फेसिस का। इसका मतलब क्या है? अगर आप देखें तो हेड ऑफ ह्यूमरस काफ़ी बड़ा होता है और ग्लिनॉइड कैविटी बिल्कुल छोटी सी है, ठीक है, तो ये डिसप्रोपोर्शनेट है ना, इक्वल नहीं है दोनों का। असल में इनको फिक्स करने में हेल्प कर रहा होता है फाइब्रस कैप्सूल, ठीक है, तो जिसकी वजह से दिस जॉइंट इज रिलेटिवली अ वेरी वीकर जॉइंट। Dislocation usually occurs when the arm is abducted. In this position, the head of humerus pressed against the lower unsupported part of the capsular ligament, जो मैंने आपको नीचे बताया कि उसका lower part unsupported होता है by ligaments, by tendons, ठीक है। Thus, almost always the dislocation is primarily subglenoid, below the glenoid cavity. Dislocation endangers the axillary nerve, which is closely related to the lower part of the joint capsule. ठीक है, अगर आपने देखा हो एक्सिलरी नर्व का कोर्स, तो वो शोल्डर के, क्यों इधर इंजेक्शन लगाने वक्त भी एक एहतियात की जाती है कि बिल्कुल टिप ऑफ शोल्डर से 3 फिंगर्स नीचे, बिकॉज उस जगह पर एक्सिलरी नर्व होती है। अगर आप उसको डैमेज कर देंगे तो आपका अपर लिम के मसल पैरालाइज हो सकते हैं, ठीक है, आर्म के। सो दैट्स अबाउट इट। फ्रोजन शोल्डर क्या है? फ्रोजन शोल्डर अभी हम पढ़ते हैं। फ्रोजन शोल्डर में पैथोलॉजिकली द टू लेयर्स ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन बिकम्स इनहेरेंट टू ईच अदर। अगर आपको पता हो तो साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है हमारे पास शोल्डर जॉइंट के अंदर, बिकॉज इट इज़ अ साइनोवियल जॉइंट, उसके अंदर साइनोवियल मेम्ब्रेन भी होगी, फ्लूइड भी होगा, तो साइनोवियल मेम्ब्रेन की 2 लेयर्स होती हैं, ठीक है, वो आपस में स्टिक कर जाती हैं। जब वो स्टिक करती हैं तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन फील होती है, एक तो शोल्डर में स्टिफनेस फील होती है, और वो मूव नहीं कर पाता उसको, शोल्डर जॉइंट को, ठीक है। कौन कौन सी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो रही हैं? एक्सटर्नल रोटेशन, एबडक्शन एंड मीडियल रोटेशन, ठीक है। एज द contribution of glenohumeral joint is reduced, the patient shows altered scapulohumeral rhythm. This is not important. The surrounding muscles show disuse, atrophy, because जब आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हुई है तो आप मसल्स को यूज़ नहीं करेंगे तो वो एट्रोफीड होते रहेंगे। The disease is self-limiting and the patient may recover spontaneously in about 2 years and much earlier by physiotherapy. Shoulder joint disease can be excluded if the patient can raise both his arms above the head and bring the two palms together. ठीक है, इस जब वो ये सब कर लेगा, अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर दोनों पाम्स को मिला लेगा अबव द हेड, इसका मतलब उसको कोई शोल्डर जॉइंट की डिजीज़ नहीं है, इट्स जस्ट फ्रोजन शोल्डर,
ठीक है, और deltoid muscle and auxiliary nerve are likely to be intact if he or she will perform this movement. उसके बाद है शोल्डर टिप पेन, इरिटेशन ऑफ द पेरिटोनियम। अच्छा, ये क्या होता है, हमारी बॉडी में कई सारी चीज़ें ऐसी हैं, कई सारे विजरास ऐसे हैं कि जिनका ताल्लुक है स्पेसिफिक एरिया ऑफ द स्किन। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो नर्व सप्लाई आ रही है उन विजरास की, वही नर्व सप्लाई उस पर्टिकुलर एरिया ऑफ द स्किन की होती है। तो जब उस विजरा में कोई प्रॉब्लम होती है और उसकी नर्व सप्लाई, पेन पाथवे नर्व सप्लाई से जा रहा होता है, वो एक्टिवेट होता है, तो वो एक्टिवेट कर देता है पेन फाइबर्स को उसी जगह पर स्किन के अंदर। सो दैट्स वाई उन विजरास की पेन में वो वाला पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द स्किन भी पेन कॉज करता है। इस पेन को हम कहते हैं रेफर्ड पेन। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कि जो एमआई की पेन होती है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन की, वो लेफ्ट जॉ में, लेफ्ट शोल्डर में जा रही होती है, लेफ्ट आर्म में जा रही होती है। क्यों जा रही होती है? बिकॉज उनका डर्माटोम सेम होता है, जो वो नर्व जो हार्ट को सप्लाई करी हैं, वही नर्व्स होती हैं, उसी स्पाइनल रूट से नर्व सप्लाई करी होती हैं आर्म को, शोल्डर को, जॉ को। दैट्स वाई द पेन इज बीइंग रेफरिंग टू दैट प्लेस। बिल्कुल इसी तरह जो हमारा गॉल ब्लैडर है, जब गॉल स्टोन हो जाते हैं, जब वहाँ पेन होती है, तो वो पेन भी रेफर होती है इन द शोल्डर। ठीक है, राइट शोल्डर, बिकॉज गॉल ब्लैडर इज ऑन राइट साइड। और जो विजराज होते हैं, एक्चुअली उनके अंदर पेन फाइबर्स नहीं होते हैं, उनको डिफरेंट फेशियाज की कवरिंग ने कवर किया होता है। उनके अंदर उनके पेन फाइबर्स होते हैं जो स्टिमुलेट होते हैं ड्यू टू स्ट्रेचिंग ऑफ दैट विजरा, ड्यू टू सम एनॉमली। ठीक है, अब जब वो पेरिटोनियम, क्योंकि एब्डोमिनल विजरास को मोस्टली पेरिटोनियम ने कवर किया हुआ है, तो जब वो पेरिटोनियम इरिटेट होती है, तो क्या होता है, वो पेन फाइबर स्टिमुलेट होते हैं और वो हमारे पास जाकर उसी पर्टिकुलर एरिया ऑफ स्किन के पेन फाइबर्स को भी स्टिमुलेट करते हैं। अब हम इसको पढ़ते हैं, शोल्डर टिप पेन को। इरिटेशन टू द पेरिटोनियम अंडरलाइंग डायफ्राम फ्रॉम एनी सराउंडिंग पैथोलॉजी causes referred pain in the shoulder. This is so because the phrenic nerve carrying impulses from the peritoneum and the supraclavicular nerves, जो कि, अच्छा, ये फ्रेनिक नर्व है जो कि पेरिटोनियम से भी नर्व इम्पल्स ले रही है, और सुप्राक्लाविकुलर नर्व्स यानी जो नर्व शोल्डर एरिया को सप्लाई करी है, वहाँ से भी नर्व लेकर उसको स्पाइनल रूट में, स्पाइनल कॉर्ड में जाकर डाल रही है। ठीक है, इसका मतलब फ्रेनिक नर्व कॉमन है दोनों चीज़ों में। सो दैट्स वाई दोनों जगह पर एट अ टाइम पेन हो सकती है। बोथ अराइज फ्रॉम स्पाइनल सेगमेंट C3 एंड C4. The shoulder joint is most commonly approached surgically from the front. However, for aspiration, the needle may be introduced either anteriorly through the deltopectoral triangle, close to the deltoid, or laterally just below the acromion. दिस इज़ नॉट मच इंपॉर्टेंट। उसके बाद है एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट में कैरिंग एंगल का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। कैरिंग एंगल क्या होता है? कैरिंग एंगल होता है कि जब मैं आपको समझा देती हूँ, इफ़ दिस इज़ आवर बॉडी, तो जो हमारा बाजू होता है, जब हम आर्म्स को बिल्कुल बॉडी के साथ लगाते हैं, तो वो बिल्कुल ऐसे नहीं लग रहे होते। ठीक है, उनमें थोड़ी सी इफ़ आई शुड ड्रॉ इट मोर एक्यूरेटली, तो उनमें थोड़ा सा गैप होता है। ठीक है, इस तरह से हाथ लगते हैं। ठीक है, ये जो गैप है, ये जो एक वर्टिकल लाइन है और ये जो एक एंगल बन रहा है, ठीक है, ये वाली वर्टिकल लाइन और ये एंगल, ये जो एक एंगल बन रहा है, दिस इज़ कैरिंग एंगल। ठीक है, और ये वेट लिफ्टिंग वगैरह में और डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद है डिसलोकेशन ऑफ एल्बो जॉइंट। डिसलोकेशन ऑफ एल्बो जॉइंट इज यूजुअली पोस्टीरियर एंड इज ऑफन एसोसिएटेड विद फ्रैक्चर ऑफ कोरोनॉइड प्रोसेस। द ट्रायंगुलर रिलेशनशिप बिटवीन द ओलिक्रिनोन एंड द टू ह्यूमरल एपिकोंडाइल्स इज लॉस्ट। ठीक है, जो मैंने आपको पहले बात बताई है ना कि एक्सटेंड करें तो तीन चीज़ें इन लाइन आ जाती हैं, वही तीन चीज़ें अगर हम फ्लेक्स करें तो वो एक ट्रायंगल की शक्ल में आ जाती हैं, जिसमें ओलिक्रिनोन प्रोसेस एपिक्स बना रही होती है और मीडियल एंड लेटरल एपिकोंडाइल जो हैं वो हमारे पास ट्रायंगल के अदर टू कॉर्नर्स बना रही होते हैं। ठीक है, तो वो जो है वो लॉस्ट हो जाता है बिकॉज वो डिस्प्लेस हो जाते हैं। उसके बाद है टेनिस एल्बो। टेनिस एल्बो भी इंपॉर्टेंट है। ये किसको कहते हैं? वाई हम पूछते हैं कि मोस्ट कॉमनली एक तो ये टेनिस प्लेयर्स में होती है, इस वजह से इसको हम टेनिस एल्बो कहते हैं। और इसमें एब्रप्ट प्रोनेशन विद फुली एक्सटेंडेड एल्बो, जब आप फुल एक्सटेंड करेंगे एल्बो को और सडनली प्रोनेट करेंगे, इसकी वजह से क्या होता है, लेटरल एपिकोंडाइल पर, अच्छा ये लेटरल एपिकोंडाइल की एनोमली है। अभी हम एक और पढ़ेंगे स्टूडेंट्स एल्बो, वो मीडियल, वो हमारे पास एल्बो की होगी, वो भी हम एक और एल्बो पढ़ेंगे, वो मीडियल एपिकोंडाइल की होगी। अच्छा, इसमें क्या होता है, लेटरल एपिकोंडाइल पर पेन और टेंडरनेस होती है और लेटरल एपिकोंडाइल पर कॉमन एक्सटेंसर मसल्स का ओरिजिन होता है। ठीक है, और ऐसा हो क्यों रहा है? स्प्रेन ऑफ रेडियल कोलैटरल लिगामेंट, टीयरिंग ऑफ फाइबर्स ऑफ एक्सटेंसिव कार्पा रेडियलिस ब्रेविस एंड ऑल दैट। इसमें जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, दैट इज़ लेटरल एपिकोंडाइल। ठीक है, और ये टेनिस प्लेयर्स में हो रहा है, इतना बता देंगे तो दैट वुड बी इनफ। स्टूडेंट्स, या माइनर्स एल्बो क्या है? इसमें क्या होता है, अगर आप अपनी ओलिक्रिनोन प्रोसेस को फील करें तो ये डायरेक्ट
स्किन के साथ कांटेक्ट में नहीं होती, वरना ये एब्रेजन कॉज करे। तो इसके और स्किन के दरमियान में बहुत पतला सा एक बरसा होता है। बरसा क्या होता है? एक कुशन होता है, फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल मेम्ब्रेन की कवरिंग का एक छोटा सा हमने ना बबल बना के यहाँ रख दिया है, ताकि वो एब्रेजन कॉज ना करे स्किन पर। क्योंकि बोन जब स्किन से टकराएगी, और यहाँ पर यूजुअली हमारा वेट होता है, अक्सर स्टूडेंट स्पेशली जब पढ़े होते हैं तो वो उन्होंने एल्बो रखी होती है डेस्क पर, तो खास तौर पे वो बरसा होता है जो एब्रेजन को प्रिवेंट करा होता है। लेकिन जब आप बहुत टाइम तक इसी पोजीशन में रहेंगे, तो वो जो बरसा है वो वीक हो जाएगा, और जो है वो उसकी इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है। ठीक है, अब हम इसको पढ़ते हैं। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इफ्यूजन into the bursa over the subcutaneous posterior surface of olecranon process. Students during lectures support their head with their hands with flexed elbows. The bursa on their olecranon process gets inflamed. उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक है, इसका अगर आप स्टूडेंट का सिनेरियो बनाकर याद रखेंगे तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। उसके बाद है गोल्फर्स एल्बो। ये बिल्कुल टेनिस एल्बो का ऑपोजिट है। इसमें मीडियल एपिकोंडाइल की इंजरी होती है, ठीक है, और ये गोल्फ प्लेयर्स में होती है मोस्ट कॉमनली। और चूंकि यहाँ पर फ्लेक्सर ओरिजिन हो रहा होता है, तो उन मसल्स पर स्ट्रेन आता है। उसमें एक्सटेंसर था तो एक्सटेंसर मसल्स पर स्ट्रेन आता है, और इसमें पेन होती है ऑन द मीडियल साइड ऑफ एल्बो। वेरी इजी। उसके बाद है क्यूबिटस वेल्गस एंड क्यूबिटस वेरस। ठीक है, क्यूबिटस मींस एल्बो से रिलेटेड है। तो एल्बो में हमारे पास कैरिंग एंगल बन रहा होता है। अगर कैरिंग एंगल नॉर्मल होता है 13 डिग्री, ठीक है, मेल्स में थोड़ा सा, फीमेल्स में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। आई डोंट नो, आप देख लीजिएगा मेल्स में ज़्यादा होता है फीमेल्स में। आई थिंक फीमेल्स में ज़्यादा होता है। अच्छा, तो कैरिंग एंगल नॉर्मल है 13। अगर कैरिंग एंगल ज़्यादा हो 13 से, तो उसको हम क्यूबिटस वेल्गस कहते हैं। और इसमें अल्नर नर्व स्ट्रेच हो सकती है इस कंडीशन में, जब कैरिंग एंगल ज़्यादा होगा, बिकॉज अल्नर नर्व हमारे पास मीडियल एपिकोंडाइल के बिल्कुल पीछे पड़ी हुई है। ठीक है, तो जब मीडियल एपिकोंडाइल ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि कैरिंग एंगल ज़्यादा हो रहा है इस केस में, तो वो स्ट्रेच हो सकती है, लीडिंग टू वीकनेस ऑफ इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ हैंड। और अगर एंगल लेस होगा तो उस कंडीशन को हम क्यूबिटस वेरस कहेंगे। वल्गस की टर्म जो है वो ज़्यादा के लिए यूज़ होती है। अभी आप आगे भी पढ़ेंगे, लोअर लिम्ब में भी जीनू वेल्गस एंड जीनू वेरस वाली टर्म्स हैं। ठीक है, तो वेरस की टर्म लोअर के लिए यूज़ होती है। उसके बाद है बर्साइटिस ऑफ एल्बो। ये स्टूडेंट्स एल्बो अभी हमने पढ़ा है, वो बर्सा जो है उसकी इन्फ्लेमेशन हो उसको हम बर्साइटिस कहते हैं एल्बो में। इट कॉजेज स्टूडेंट्स एल्बो। ठीक है, इसके अलावा इसको हम डार्ट थ्रोअर्स एल्बो भी कहते हैं और माइनर्स एल्बो भी कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा है सब टेंडनस ओलिक्रिनोन बर्साइटिस इज़ मच कॉमन। इसमें भी बर्सा की इन्फ्लेमेशन होती है, बट ये कौन सा बर्सा है? ये बर्सा होता है ट्राइसेप्स टेंडन और ओलिक्रिनोन के दरमियान में। ठीक है, उनके दरमियान में भी एक बर्सा होता है, क्योंकि टेंडन भी एक हार्ड चीज़ है और ओलिक्रिनोन प्रोसेस भी हार्ड चीज़ है, तो ये दोनों भी एब्रेजन कॉज कर सकते हैं। तो जब टेंडन, एक्चुअली अगर मैं डायग्राम से समझाऊँ, ठीक है, ये हमारे पास अगर ओलिक्रिनोन प्रोसेस है, लेट सपोज आई एम जस्ट एग्जाम्पलीफाइंग, ये ओलिग्रेनॉन प्रोसेस है, और ये मसल का टेंडन आकर कुछ इस तरह से इसके ऊपर अटैच हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो अब ये जो टेंडन है इसके और इस बोन के दरमियान में इस जगह पर एक छोटा सा बरसा पड़ा होगा। ठीक है, फॉर जस्ट टू अवॉइड फ्रिक्शन, तो इस वाले बरसे की इन्फ्लेमेशन हो जाए तो इसको हम सब टेंडनस ओलिग्रेनॉन बर्साइटिस कहेंगे। उसके बाद बिसिपिटो रेडियल बर्साइटिस भी है, बाइसेप्स बर्साइटिस। इसमें क्या होगा? बिसिपिटो रेडियल बर्सा होगा इसमें, अगेंस्ट द इंटीरियर हाफ ऑफ ट्यूबरोसिटी ऑफ रेडियस। रेडियल ट्यूबरोसिटी हमारे पास जो है उसके, और बाइसेप्स जहाँ पर आकर बाइसेप्स ब्रेकियालिस इंसर्ट हो रहा होता है, बाइसेप्स ब्रेकियाई सॉरी। तो जहाँ पर ये अगर रेडियस की, ये समझे रेडियल ट्यूबरोसिटी है, और यहाँ पर आकर बाइसेप्स जो है वो, सॉरी, बाइसेप्स आकर इंसर्ट हो रहा है कुछ इस तरीके से। तो जहाँ पर ये इंसर्ट होगा वहाँ पर इसके और बोन के दरमियान में इस जगह पर बरसा होगा। इस बरसे की इन्फ्लेमेशन हो तो उसको बिसिपिटो रेडियल बर्साइटिस कहते हैं, या बाइसेप्स बर्साइटिस भी कहते हैं। देन वी हैव एवल्जन ऑफ मीडियल एपिकोंडाइल। एवल्जन फ्रैक्चर खास किस्म का फ्रैक्चर होता है जिसमें बोन की छोटी छोटी प्रोजेक्शंस का फ्रैक्चर हो, यानी ये ट्यूबरोसिटी है, ये कॉन्डाइल है, या ये कोई एलिवेशन है, स्पाइन है बोन के अंदर, और यहाँ पर काफ़ी सारे मसल्स अटैच हैं। तो जब मसल के एक्सेसिव पुल की वजह से ये वाला हिस्सा ही अलग हो जाए विद मसल्स, ये वाला अलग हो जाए, या ये वाले कॉन्डाइल्स अलग हो जाए, इस तरह के फ्रैक्चर को हम एवल्जन फ्रैक्चर कहते हैं, जब स्मॉल पार्ट ऑफ द बोन अलग हो जाए जहाँ पर डिफरेंट मसल्स अटैच हैं। एवल्जन forced separation of the medial epicondyle in children can result from a fall that causes severe abduction of the extended elbow। ठीक है, जब severe abduction होगी और extended elbow होगा तो मसल्स का excessive pull उसको अपने साथ खींच लेगा। ठीक है, मीडियल एपिकोंडाइल को, क्योंकि एक्सटेंसर मसल्स वहाँ अटैच होते हैं। एन abnormal movement of this articulation, the resulting traction on the ulnar collateral ligament pulls the medial epicondyle distally, this anatomical basis। बस इसके बारे में आपकी इतनी इन्फॉर्मेशन इनफ है। उसके बाद है अल्नर कोलेटरल लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन। अल्नर कोलेटरल लिगामेंट एल्बो जॉइंट का एक लिगामेंट है। ठीक है, इसका रप्चर हो जाए, टियर हो जाए या स्ट्रेच हो जाए तो हम इसकी रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है,
और इसकी रिकन्स्ट्रक्शन में क्या होता है, इस थेरेपी को हम कहते हैं टॉमी जॉन प्रोसीजर, ठीक है। ओके, इट इन्वॉल्व एन ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट ऑफ अ लॉन्ग टेंडन फ्रॉम द कॉन्ट्रालेटरल फोरआर्म या लेग में से, जैसे पाल्मेरिस लॉन्गस है या प्लांटारिस का टेंडन है, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है मूवमेंट्स के लिए, हम वहाँ से टेंडन लेकर उसके टेंडन को इस लिगामेंट के साथ रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। और होल्स ड्रिल किए जाते हैं उनको ज्वाइन करने के लिए थ्रू द medial epicondyle of humerus and the lateral aspect of coronoid process of ulna. This is not much important. उसके बाद है supination and pronation. During supination, the radius and ulna are parallel to each other. During pronation, radius crosses over ulna. जब ये फ्यूज हो जाते हैं तो प्रोनेशन इज नॉट पॉसिबल। अपर एंड अगर दोनों के फ्यूज हो जाएंगे तो प्रोनेशन नहीं हो सकेगी। देन हमारे पास रिस्ट जॉइंट आ जाता है। रिस्ट जॉइंट में डी क्यूरवेन स्टीनोसाइनोवाइटिस। अब आराम से इस टर्म्स को हम देखते हैं। साइनोवाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनोवियम या साइनोवियल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनोवियल लाइनिंग ऑफ टेंडन ऑफ एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस एंड एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। कौन से दो मसल्स हैं? एक तो थंब से रिलेटेड है, पॉलिसिस टर्म इज यूज फॉर थंब। एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस एंड एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, दोनों लॉन्गस हैं, एक एक्सटेंसर है और एक एबडक्टर है। इनकी इन्फ्लेमेशन हो गई है, इनकी साइनोवियल लाइनिंग की, जहाँ पर ये जॉइंट के लेवल पर इनके टेंडन में इन्फ्लेमेशन हो गई है। द रिस्ट जॉइंट एंड इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स आर कॉमनली इन्वॉल्व इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है। ये आपको पता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ये वाले इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पर यूरिक एसिड क्रिस्टल्स की एक्युमुलेशन हो जाती है। द बैक ऑफ द रिस्ट इज अ कॉमन साइट फॉर अ गैंग्लियन, एक छोटी सी एलिवेशन बन जाती है हार्ड सी, ठीक है। और ना उसके अंदर म्यूकॉइड डीजनरेशन ऑफ साइनोवियल शीथ होती है अराउंड द टेंडन्स, ठीक है। बस आपने इतना से याद रख लेना, बैक ऑफ रिस्ट इज द कॉमन साइट फॉर अ गैंग्लियन, ये पाम पे नहीं बनते। उसके बाद रिस्ट जॉइंट कैन बी एस्पिरेटेड फ्रॉम द पोस्टीरियर सर्फेस between the tendons of extensor pollicis longus and extensor digitorum. This is not much important. The joint is immobilized in optimum position and all. अच्छा, इसके बारे में रिस्ट जॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बारे में ये वाली टर्म का बस आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि ये क्या है। उसके बाद है रिस्ट फ्रैक्चर एंड डिसलोकेशन। दिस इज ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट, इसमें हमने कूली स्मिथ पहले ही पढ़ लिए हैं, ठीक है। और कार्पल टनल सिंड्रोम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट क्लिनिकल, ठीक है, जो बार बार पूछा जाता है, ठीक है। कार्पल टनल सिंड्रोम में कौन सी नर्व इंजर हुई है? मीडियन नर्व की वजह से जो हैंड की पोजीशन है, कौन कौन से मसल्स पैरालाइज होंगे, वो सारे कुछ, ठीक है। उसके बाद है बुल राइडर्स थंब एंड स्काई थंब। आई रिमेंबर ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स को आया था फर्स्ट प्रॉफ के अंदर, जो फर्स्ट एवर मॉड्यूलर सिस्टम का प्रॉफ हुआ था, उसके अंदर ये वाले एमसीक्यूज आए थे, बुल राइडर्स थंब और स्काई थंब, ठीक है। तो बुल राइडर्स थंब क्या होता है? इट रेफर्स टू अ स्प्रेन ऑफ द रेडियल, अच्छा ये आपने याद रखना है, स्प्रेन इज द इंजरी टू लिगामेंट एंड स्ट्रेन इज द इंजरी टू द टेंडन, ठीक है। इन दोनों टर्म्स में फ़र्क होता है। तो स्प्रेन हो जाता है रेडियल कोलेटरल लिगामेंट का एंड एन एवर्जन फ्रैक्चर ऑफ लेटरल पार्ट ऑफ प्रॉक्सिमल फेलिंग्स ऑफ थंब, ठीक है। इट इज रिलेटेड टू थंब और इसमें क्या हुआ है? रेडियल कोलेटरल लिगामेंट आपने याद रखना है कौन सा है, रेडियल कोलेटरल लिगामेंट, ठीक है। दिस इंजरी इज कॉमन इंडिविजुअल्स हु राइड मैकेनिकल बुल्स, जो बुल्स राइडिंग करते हैं। स्कायर्स थंब में क्या होता है? रप्चर हो जाता है कोलेटरल लिगामेंट ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट। द इंजरी रिजल्ट्स फ्रॉम हाइपर एबडक्शन ऑफ द मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट ऑफ द थंब व्हिच अकर्स व्हेन द थंब इज हेल्ड बाय द स्काई पोल व्हाइल द रेस्ट ऑफ द हैंड्स हिट द ग्राउंड टू एंटर द स्नो। अच्छा, इन दोनों टर्म्स में होता ये है, इफ आई विल टेल यू, तो ये अगर हमारे पास थंब का मेटाकार्पल है, फर्स्ट मेटाकार्पल, और ये हमारे पास है जी फर्स्ट फिलेंजियल बोन है फर्स्ट, ठीक है। तो अब इन दोनों के दरमियान में यहाँ पर भी लिगामेंट होता है, अल्नर कोलैटरल लिगामेंट होता है और एक साइड पर रेडियल कोलैटरल लिगामेंट होता है। रेडियल कोलैटरल लिगामेंट की इंजरी होती है इन केस ऑफ जो हमने बुल्स राइडर थंब पढ़ा है, ठीक है। और अल्नर कोलैटरल लिगामेंट की इंजरी होती है इन केस ऑफ दिस कंडीशन स्कायर्स थंब, ठीक है। ये इंजर हो जाता है एट द लेवल ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल जॉइंट, ठीक है। और ये क्यों होता है? जब आप बहुत ज़्यादा हाइपर एबडक्ट करते हैं इस डायरेक्शन में बाकी फिंगर्स होती हैं, तो आप इस डायरेक्शन में जब हाइपर एबडक्शन करेंगे तो ये टूट जाएगा, जिसके नतीजे में जो है वो स्कायर्स थंब वाली कंडीशन होती है। उसके बाद आ जाते हैं रीजन्स पर। रीजन्स में सबसे पहला रीजन है पेक्टोरल रीजन, जिसके क्लिनिकल्स हम डिस्कस करेंगे।